एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पांडी ज्योति एंड दिस इज़ ज्योति। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली एजुकेशनल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे एंड हमने ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स को ले लिया है, जिसमें कि बायोकेमिकल थ्योरी और ओपेरन हेल्डन थ्योरी पर हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी में 2 पार्ट हैं, ए बायोजेनी, बायोजेनी। हमने इसे डिवाइड किया है 2 पार्ट में। ए बायोजेनी में हम बात कर रहे थे तब तक जब तक लाइफ हम कह सकते हैं लाइफ को उत्पन्न होना शुरू हुई थी। एंड बायोजेनी के जो स्टेप्स हैं लाइक 4 to 8, इसमें हम लाइफ को देखेंगे, मतलब लाइफ तब तक आ चुकी होगी। 4th स्टेप जो है बायोजेनी का, या फिर हम कह सकते हैं इस थ्योरी का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहीं पर आपको लाइफ पहली बार देखने के लिए मिलेगी। तो हम कह सकते हैं ओपेरन हेल्डन थ्योरी का 4th स्टेप और बायोजेनी का 1st स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड पे क्लोज अटेंशन ऑन दिस टॉपिक। जिसने भी इससे पहले वाली लेक्चर्स को नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख लो। PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टेप 4, दैट इज़ बायोजेनी। बायोजेनी में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कोलाइड्स, कोइसरवेट्स एंड इंडिविजुअलिटी। अब हम यहाँ पर इसे हम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमें लाइफ देखने के लिए मिलेगी। लाइफ की शुरुआत इसी स्टेप से हो चुकी होगी। हुआ क्या था, पहले हमने देखा था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे पॉलीसेकेराइड्स वगैरह बन चुका था, न्यूक्लिक एसिड आ चुका था, वहाँ स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब हम देखेंगे कि कैसे ये लाइफ में कन्वर्ट होता है। सो द ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से ये एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जुड़ गए, और इन्होंने अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, इनका प्रेसिपिटेशन हो गया। इनका प्रेसिपिटेशन हुआ कहाँ पर, और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पर रहा है, तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ये सारा प्रोसेस एक सी में समुद्र कह सकते हो या ओशन कह सकते हो, उसके अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखना इस थ्योरी को पढ़ते समय। तो अब इन्होंने क्या किया, जब दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो गए तो फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा सा कोलाइड पार्टिकल बनाया, जिसको हम कोइसरवेट्स कहते हैं। कोइसरवेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से इसकी डेफिनेशन ज़रूर पूछी जाती है कि कोइसरवेट्स है क्या। अब कोइसरवेट्स को हम क्या कहते हैं, तो कोइसरवेट्स एज इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैव बीन लुक्ड अपॉन एज अ प्रीकर्सर ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर। कोइसरवेट्स को हम एक तरीके से प्रीकर्सर की तरह देखते हैं। प्रीकर्सर क्या मतलब, प्री मतलब कोई भी चीज़ जैसे पहले, तो हमसे पहले एक तरीके से हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के पूर्वज की तरह देखते हैं कि यहीं से निकल के पहला ऑर्गेनिज्म हमारा आएगा। ठीक है, तो हम इसे प्रीकर्सर की तरह देखते हैं। और ये प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा जब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे और बायोटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे धीरे धीरे, तो उनका ये प्रीकर्सर है। मतलब स्टार्टिंग लाइफ की कहाँ से हुई है, कोइसरवेट्स से। दैट इज़ वाई कोइसरवेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड लर्न द डेफिनेशन ऑफ कोइसरवेट्स एट लीस्ट। नेक्स्ट पोर्शन, हम और कोइसरवेट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। कोइसरवेट्स वर लेटर सराउंडेड बाय लिफ्टिंग मेम्ब्रेन। एक्चुअली इट विल बी नॉट लिफ्टिंग, इट विल बी लिमिटिंग हेयर। तो अगर PDF आपको मिलता है तो आप उसमें इसे चेंज कर लें, ये लिमिटिंग हो जाएगा यहाँ पे। लिमिटिंग मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। जितने भी फैटी एसिड के मॉलिक्यूल थे उन्होंने क्या किया, कोइसरवेट्स के चारों तरफ एक फिल्म बना लिया, एक लेयर बना ली हम कह सकते हैं। अब कोइसरवेट्स, क्योंकि यहाँ लाइफ आ चुकी है तो हमें पता है कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये क्या करना शुरू कर देंगे कि ये जो ओशनिक सूप है, ओशनिक सूप मतलब वही पानी या वही समुद्र या वही सी जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस चल रहा है, उसमें से जितना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये उसको क्या करना शुरू कर देंगे, सोखना शुरू कर देंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। और हमने पढ़ा है, आपने इतनी बायो तो पढ़ी होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर हम किसी और के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं तो हम हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। तो यहाँ से पहला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, हेट्रोट्रॉप। ठीक है, हम किसी और पे, हम ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, हम सब हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो हमने देख लिया कोइसरवेट्स क्या होते हैं, और कोइसरवेट्स ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर दिया है, और वो हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। 5वां स्टेप हम ये देखेंगे, ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉपिक सिस्टम। अब हम देखेंगे कि कैसे हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप में बदलते हैं।
ऑटोट्रॉफ मतलब वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जैसे पेड़ पौधों को कोई भोजन कराने नहीं जाता है, वो फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, और इसीलिए हम हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। चलिए, nucleoproteins appeared in the primitive ocean as self-duplicating property and these are capable of forming hereditary function। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो कोएसरवेट्स थे इनके पास जो ये न्यूक्लियोप्रोटीन था, प्रिमिटिव ओशन मतलब वही सूप, वही सी सूप, उसके बारे में ही बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो प्रिमिटिव ओशन है इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन्स बन गए, और इन्होंने क्या किया, अब हमें पता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये अपने आप को सेल्फ डुप्लीकेट मतलब अपनी कॉपीज़ बनाने लग गए। इनके पास ये प्रॉपर्टी आ गई, उन्होंने अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दिया। अब ये एक तरीके से किस तरीके का फंक्शन हो गया, आज का हेरिडिटरी फंक्शन हो गया। अगर कोई अपनी कॉपी बनाता है या एक से दूसरे में जीन्स ट्रांसफ़र करता है तो उसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो ये इनका एक हेरिडिटरी फंक्शन हो गया न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। ये पहला साइन था सेल्फ परपिट्यूएटिंग लाइफ का, ठीक है। इससे हमें पता चला कि किस तरीके से ये अपने आप से कॉपी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्टेप 5 में क्या हो रहा है, ये अपनी कॉपी खुद से बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। और कौन, न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से ही ये हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी न्यूक्लिक एसिड में ही होती है कि वो हेरिडिटरी फंक्शन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, ये आज के ज़माने का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं था, ये कि स्मॉल चेन्स थी, ठीक है। तो स्मॉल चेन्स कंपेरेबल टू द प्रेजेंट डे जीन्स, हमारे प्रेजेंट डे के जीन्स से बहुत अलग था, स्मॉल था, लेकिन स्टार्ट हो गया था एटलीस्ट। लेटर दिस प्रोटोवायरस वर फॉर्म्ड, उसके बाद प्रोटोवायरस बना, क्योंकि जीन्स जो थे वो अपने आप को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बनाने लग गए, और उसके बाद अपने आप को डुप्लीकेट करने लगे। तो जब ये अपने आप को डुप्लीकेट करने लगे, इनके अंदर डुप्लीकेसी की पावर आ गई कि इन्होंने अपनी कॉपी बनानी शुरू कर दी। तो इसी को हमने कह दिया प्रीमॉर्डियल ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो और अपने पॉइंट्स में लिखो। उसके बाद हम तीसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें हुआ वो ये था कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर हेटेरोट्रॉपिक, एनारोबिक, वायरस लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहला जो ऑर्गेनिज्म बना वो कैसा था, हेटेरोट्रॉपिक मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड था। एनारोबिक मतलब अभी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं आई है, ये सब कुछ ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। और उसके बाद वायरस की तरह था, ठीक है। तो अब हम लोग इतना चीज़ देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे कह सकते हैं सबसे अच्छी बात ये थी कि लाइफ अब आ रही है, और अब धीरे धीरे लाइफ के फॉर्म्स में चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। अब देखो प्रोकैरियोट्स आएंगे और उसके बाद हमारे यूकैरियोट्स भी आएंगे। तो प्रोकैरियोट्स आने लगे हैं। ओरिजिन ऑफ प्रीमॉर्डियल सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दैट इज प्रोकैरियोट्स। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, द कोएसरवेट्स विद nucleoproteins become the first cellular organism. These primordial cellular forms were comparable with the bacteria of today. ओपेरिन के अनुसार जो ये कोएसरवेट्स थे न्यूक्लियोप्रोटीन्स के साथ, मतलब ऐसे कोएसरवेट्स जिनके पास न्यूक्लियोप्रोटीन था, यही हमारे पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और इनकी जो ये सेलुलर फॉर्म्स थी वो आज के बैक्टीरिया से कंपेयर की जा सकती है। समझ में आ गया आई थिंक आप सबको। दूसरा है 7th स्टेप, दैट इज ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉप्स। अब हम फाइनली आ रहे हैं कि हमने हेटेरोट्रॉपिज्म से ऑटोट्रॉपिज्म तक का सफ़र कैसे तय किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम हमेशा तो डिपेंड रह नहीं सकते, कहीं से तो फूड का सोर्स होना चाहिए ना। तो हुआ क्या, बीइंग एन एनारोबिक हेटेरोट्रॉप्स, द अर्ली बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट्स gradually consumed all abiotically synthesized organic nutrients from the oceanic soup and struggle for existence। अभी आप लोगों ने आई डोंट नो पढ़ा है नहीं, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आगे हम डार्विन वगैरह की थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें बताते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पर हुआ। एनारोबिक होने की वजह से, जब भाई अब एक चीज़ है, अगर आपके पास फूड का सोर्स है, मान लो, ठीक है, राशन है, अगर आप उसको खाते ही रहोगे तो एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनका जो ओशनिक सूप था जिसके अंदर ये रह रहे थे और जिसको एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे सोख रहे थे, वो ख़त्म होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि आप कब तक उस पर डिपेंड रहोगे। तो इनके बीच में स्ट्रगल होने लगा, मतलब क्या, संघर्ष होने लगा जीने के लिए। अब उसमें कुछ रहे होंगे, कुछ मर गए होंगे, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इसी संघर्ष के दौरान हुआ क्या कि कुछ जो प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर एंजाइम्स डेवलप हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने का कि कुछ प्रोकैरियोट्स था उनके अंदर एंजाइम्स आ गए, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है, ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस है, उसको कैटलाइज कर दिया इन एंजाइम से। मतलब क्या होता है, कैटलाइज करने का मतलब एक तरीके से रिएक्शन में हेल्प कर दिया, रिएक्शन को फास्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल जो हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
सब्सटेंस से जो कि ओशन में रहा होगा, उससे इन्होंने क्या किया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस कर ली और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने खुद से मतलब इन्होंने खुद से फूड बनाना स्टार्ट कर दिया और इसी को कहते हैं द बिगिनिंग ऑफ ऑटोट्रॉपिज्म। 7th स्टेप्स इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर ऑटोट्रॉपिज्म स्टार्ट हो चुका है। आपको बस याद रखना है कि कौन से स्टेप में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है एंड देन आई थिंक आपको याद रहेगा। अर्ली ऑटोट्रॉपिक वॉज कंसिडर्ड एज कीमो ऑटोट्रॉपिज्म। अर्ली ऑटोट्रॉपिज्म को हम कीमो ऑटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। ऑटोट्रॉपिज्म मतलब क्या, जो भोजन स्वयं बनाए। कीमो लग गया मतलब केमिकल की सहायता से, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उनके जो ओशन में जो वाटर रहा होगा उन्हीं की एनर्जी को इन्होंने किसी तरह एनएरोबिक ब्रेकडाउन वगैरह किया एंड देन उसके बाद केमिकल एनर्जी जो मिली उसी से इन्होंने भोजन बनाया। तो जब केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में भोजन बन रहा है तो इसे ऑटोट्रॉपिज्म कहते हैं। बैक्टीरिया पे फुल लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोड है, अगर आपको उसके बारे में कीमो ऑटोट्रॉपिज्म क्या होता है और भी बहुत सारे टाइप के ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स सारे टर्म्स हैं, अगर आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेनी है तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड द लास्ट स्टेप ऑफ ओपेरिन हेल्ड इन थ्योरी। अब हुआ क्या, यूकैरियोटिक सेल्स को भी तो अब आना है, तो यूकैरियोटिक सेल्स के आने से पहले हुआ लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन अब 8th स्टेप में आ गया है। फ्री ऑक्सीजन निकलने लग गई और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जब पहली बार फ्री ऑक्सीजन आई, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जब पहली बार फ्री ऑक्सीजन आई और कहाँ से आई, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ऐसा नहीं कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी हम उसी को कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स को, बट इसे हम कंपेयर किया जा सकता है। इसके बीच में यहाँ पर एक कंपैरिजन है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाली हूँ इसको पढ़ने के बाद। वॉट द रेवोल्यूशनरी चेंज, तो ये जो लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन था वो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी चेंज था। रेवोल्यूशनरी चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसने पूरे एटमॉस्फेयर को बदल के रख दिया। फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड, अब क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा था लेकिन अब ऑक्सीडेशन होगा। मीथेन का ऑक्सीडेशन हुआ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन ऐसे कंपोनेंट्स बनना स्टार्ट हो गए। और अब जो हमारा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड दिस ऑक्सीडाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सो अंडरलाइन कर लेना अगर आप लोग इसे देख रहे हो तो। द फ्री ऑक्सीजन फॉर्म अ ओजोन लेयर। अब जो फ्री ऑक्सीजन थी उसने एक ओजोन लेयर बनाई और इस ओजोन लेयर ने ऑब्वियस सी बात है क्या किया होगा, यूवी लाइट को ब्लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। उस समय के जो एक मिनट वेट अ सेकेंड, हाँ, उस समय के जो हमारे एनाएरोबिक ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स की स्पेलिंग शायद पे गलत लिखी है, अगर सही कर लीजिएगा आप लोग। एनाएरोबिक ऑटोट्रॉप्स थे वो क्या थे, हमारे आज के टाइम के डीप सी सल्फर बैक्टीरिया से कंपेयर किए जा सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा, मैग्नीशियम, यहाँ पर प्रोफाइल नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रोफाइरिन, PROPHYRIN, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। कुछ चीज़ इसमें ऑटो करेक्शन की वजह से वैसा लिख जाता है। इज ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया लाइक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज क्लोरोफिल लाइक ग्रीन पिगमेंट फ्रॉम मैग्नीशियम प्रोफाइरिन। ये जो हमारे एनाएरोबिक ऑटोट्रॉप्स थे वो इन दोनों चीज़ से कंपेयर किए जा सकते हैं जो हमें आज भी देखने को मिलता है। उस समय के जो प्रोकैरियोट्स थे प्रिमिटिव ओशन के, वो आज के टाइम के प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया से कंपेयर किए जा सकते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन था कि कैसे आज के लाइफ में और उस टाइम के लाइफ में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ रही हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो थ्योरी है वो सही है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि अब हमारे ऑक्सीजन आ गई हमारे एटमॉस्फेयर में तो कुछ तो चेंजेस हुएंगे ना। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर सबसे पहले तो रिड्यूसिंग से कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ओजोनोस्फेयर लेयर बन गई, कैसे, ऑक्सीजन और यूवी रेडिएशन के रिएक्शन से। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर का जब निर्माण हो गया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन एवोल्यूशन हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं तक एबायोटिक सिंथेसिस पे रोक लगा दी, क्योंकि अब सब फ्रीली एनाएरोबिक से एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में ट्रांसफ़र हो गए और अब फ्री ऑक्सीजन पूरे एटमॉस्फेयर में थी, ठीक है। और इसी वजह से जो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ऑटोट्रॉप्स थे वो सोर्स बन गए फूड का, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स बिकम द सोर्स ऑफ फूड फॉर हेट्रोट्रॉप्स, मतलब आज भी हम हेट्रोट्रॉप्स होकर ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है प्लांट, और इनडायरेक्टली हम सब प्लांट पे डिपेंड करते हैं एज एन हेट्रोट्रॉप्स। उसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है जो आपको याद रखनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ए बायोजेनेसिस, ए मतलब
ए मतलब हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ में अगर ए लग जाए तो उसका मतलब नो होता है, मतलब नो बायोजेनेसिस हम कह सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, अगर लाइफ का ओरिजिन किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हुआ है, निर्जीव वस्तु से, तो उसको हम ए बायोजेनेसिस कहते हैं। बायोजेनेसिस का उल्टा होगा प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सजीव व्यक्ति से या वस्तु से दूसरी सजीव ऑर्गेनिज्म का निर्माण को हम कह सकते हैं बायोजेनी। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन आ जाता है और ये क्योंकि और कोइसर वेट से रिलेटेड है, इसी वजह से इसमें कोइसर वेट का भी इन्वॉल्वमेंट है डेफिनेशन में। कीमोजेनी, अभी मैंने पीछे बताया, कीमो मतलब केमिकल, मीन्स केमिकल एवोल्यूशन विच हैड इंक्रीजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केमिकल्स ओवर टाइम दैट कुड हैव लेड टू फर्स्ट सेल। कीमोजेनी देखा जाए तो सारी चीज़ें केमिकल की वजह से, केमिकल कंपाउंड्स की वजह से हुई, एक सिंपल से केमिकल से कॉम्बिनेशन होते 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 एंड देन हमने फाइनली पहली सेल्स को बनते हुए देखा है। तो कोइसर वेट्स क्या होते हैं? कोइसर वेट्स की डेफिनेशन यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। क्लस्टर्स और एग्रीगेट्स, क्लस्टर हम कह सकते हैं गुच्छे को, और एग्रीगेट्स भी वही होता है जुड़ जुड़ के एक बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि ग्रोथ और रेप्लिकेशन में कैपेबल था। मतलब हम कह सकते हैं ऐसा गुच्छा या ऐसा बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास अपने आप को बढ़ाने की तथा अपने आप को रेप्लिकेट मतलब अपने आप की कॉपी बनाने की क्षमता है, उसी को हम कोइसर वेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिपोसोम्स, तो लाइपोसोम्स भी कहते हैं। इसका कुछ ज़्यादा, एक मिनट, वेट अ मिनट, ये होता है कि स्फेरिकल रिसाइकल फॉर्म हम कह सकते हैं, रिसाइकल नहीं होगा यहाँ पर वेसाइकल होगा, प्लीज़ करेक्ट इट एवरीबॉडी एंड आई एम सॉरी फॉर सो मेनी मिस्टेक्स इन दिस पीपी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर वेसाइकल होगा, एक ऐसी वेसाइकल या कैसे लेयर है, लिक्विड लेयर होती है जो कि किसी कंपार्टमेंट के चारों तरफ बन जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। इसके आगे और भी बहुत सारी एवोल्यूशन की थ्योरीज़ हैं और कैसे मैन का एवोल्यूशन है ये सब भी है। अगर आप इसके आगे की थ्योरीज़ पढ़ना चाहते हैं देन प्लीज़ डू कमेंट, वरना हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।